सभी का दूरदर्शन समाचार पर लेकर हाजिर हूं मैं। खबरों का सिलसिला, मैं कृतिका। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद साझा बयान, आने वाले समय में और महत्वपूर्ण होगा हिंद प्रशांत क्षेत्र, ऊर्जा सुरक्षा और क्रिटिकल मिनरल पर चर्चा। क्वाड बैठक में भारत ने वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन में रुकावट पर जताई चिंता, कहा संपर्क मार्गों में अवरोध जैसे मुद्दों का करना होगा समाधान। हॉर्मुज के पास माइंस बिछा रही नावों और कई मिसाइल ठिकानों को अमेरिका ने किया तबाह, मार्को रूबियो ने कहा बिना किसी टोल के खुला रहना चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इस साल के अंत तक भारत कनाडा में व्यापक आर्थिक साझेदारी डील होने की उम्मीद। कनाडा दौरे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा 2030 तक आपसी व्यापार 3 गुना करने का लक्ष्य। अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में सियासी दलों की अग्नि परीक्षा। आज 8 नगर निगम सहित 103 नगर निकायों के लिए वोटिंग जारी। और केंद्र सरकार का खेल प्रशासन ढांचे को मजबूत और पारदर्शी बनाने की दिशा में अहम कदम। राष्ट्रीय खेल बोर्ड और राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण नियम 2026 को किया अधिसूचित। अब बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां भारत की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की तरफ से बैठक और बैठक के बाद में साझा बयान जारी किया गया है। जहां इस साझा बयान में बताया गया कि हिंद प्रशांत क्षेत्र पर सीधा फोकस और साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट से आवाजाही की स्वतंत्रता बेहद जरूरी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और इसके साथ ही इसमें यह भी दिया गया कि आर्थिक लचीलेपन को भी बढ़ावा दिया जाए। आर्थिक लचीलेपन को बढ़ावा देंगे। तो क्वाड के विदेश मंत्रियों ने बैठक के संयुक्त प्रेस वक्तव्य दिया। बैठक के बाद में आर्थिक लचीलेपन को बढ़ावा देने की बात इस जॉइंट स्टेटमेंट में कही गई। साथ ही वर्तमान ऊर्जा और उर्वरक की स्थिति पर भी चर्चा इस बैठक में हुई है। अन्य देशों के हितों के लिए भी काम करेंगे, ये भी जॉइंट स्टेटमेंट में सामने आया है। क्वाड के विदेश मंत्रियों ने बैठक के बाद में संयुक्त प्रेस वक्तव्य दिया। अब से कुछ देर पहले ही सप्लाई चेन को मजबूत बनाने का भी जिक्र किया गया कि जो सप्लाई चेन है उसको मजबूत बनाया जाएगा। इसके साथ ही टेररिज्म यानी कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति भारत की तरफ से बात रखी गई। ग्लोबल स्तर पर सप्लाई चेन प्रभावित जो हो रही है इस समय, उसको लेकर बेहद चिंता भी जाहिर की गई। अंतर्राष्ट्रीय कानून का कड़ाई से पालन करने की भी प्रतिबद्धता आज की इस बैठक में जताई गई। तो भारत की अध्यक्षता में क्वाड देशों की अहम बैठक और बैठक के बाद जॉइंट स्टेटमेंट, प्रोडक्शन क्षमताओं को बढ़ाया जाना चाहिए और इसके साथ ही बैठक के बाद ये साझा बयान जारी किया गया है। तो भारत की अध्यक्षता में क्वाड देशों की अहम बैठक हुई, जहां हिंद प्रशांत क्षेत्र पर सीधे तौर पर इस बैठक में मेन फोकस रहा। हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर पश्चिम एशिया में जो संकट है उस पर भी चिंता जाहिर की गई। हॉर्मुज स्ट्रेट से निर्बाध आवाजाही होनी चाहिए, उसको लेकर भी चिंता जाहिर की गई। आर्थिक लचीलेपन को बढ़ावा देना होगा, इसका भी जिक्र इसमें किया गया। जो मौजूदा वैश्विक हालात है उन पर भी चिंता जाहिर की गई। क्वाड देशों की तरफ से वर्तमान ऊर्जा और उर्वरक की स्थिति पर भी चर्चा इस बैठक में हुई है। अन्य देशों के हितों के लिए भी काम करेंगे। तो क्वाड के विदेश मंत्रियों ने बैठक के संयुक्त प्रेस वक्तव्य दिया और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बैठक में ज्यादातर चर्चाएं दुनिया के मौजूदा हालात पर ही केंद्रित थीं। हमने स्वाभाविक रूप से इंडो पैसिफिक से जुड़े खास मुद्दों पर ध्यान दिया, क्योंकि हम 4 समुद्री लोकतंत्र हैं जो इंडो पैसिफिक के अलग अलग छोर पर हैं, इसलिए विचारों का आदान प्रदान काफी महत्वपूर्ण था। समुद्री क्षेत्र में
सहयोग लगातार बढ़ा है, जिसमें निगरानी और डोमेन जागरूकता, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, अंडर सी केबल, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और HADR एक्टिविटीज इसमें शामिल है और हम आने वाले समय में इन क्षेत्रों को और गहरा करते रहेंगे। Being Quad, we naturally focused on issues of particular relevance to the Indo-Pacific. Because we are 4 maritime democracies located at different ends of the Indo-Pacific, the exchange of perspectives was an exercise of considerable value. The maritime domain has seen a steady expansion of collaboration, including surveillance and domain awareness, logistics network, undersea cables, training, capacity building, and HADR activities. We will be continuing to deepen these areas in the times ahead. We spent some time on the question of safe and unimpeded maritime commerce and reaffirmed the significance of scrupulously observing international law. Our 4 nations are also market economies. We believe strongly that economic resilience should be promoted, that supply chains should be strengthened, trusted and secure technologies diffused, and production capacities enhanced. Our deliberations touched on the current energy and fertilizer availability as well as that of critical minerals and resources. As democratic nations, we also devoted attention to countering the common threat of terrorism. There must be zero tolerance for terrorism, and nations subject to terrorist attacks have the right to defend themselves. Realizing the promise of technologies. The Indo-Pacific has, in addition, its own particular concerns. This will require enhancing strategic confidence, ensuring maritime security, promoting economic choices, and fostering a deeper collaborative ethos. And that is best done by promoting trusted and transparent partnerships. We have seen encouraging progress on many initiatives. As maritime democracies, pluralistic societies, and market economies, we share a responsibility towards a free and open Indo-Pacific. The region must remain a driver of global growth and stability. We will be underlining that today, through our deliberations, which I'm confident will be useful and productive. And by the way, the most interesting thing about the Quad is not simply that it is a gathering of 4 strategic allies in which we come together to sort of compare notes about areas of common interest, but also, and not only is it increasingly becoming a forum by which we begin to take action, but each of these 4 nations represented here today bring unique capabilities that collectively we can bring to bear on some of the most significant problems facing the world. तो दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने भी कहा कि हम दुनिया के उनकी तरफ से भी ये स्टेटमेंट सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि आज भारत की अध्यक्षता में ये क्वाड सम्मेलन हुआ और इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने कहा कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और एक ऐसी ताकत में इस समय मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी की तरफ से बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि क्वाड सहयोग को और तेज करने की बात उन्होंने अपने इस वक्तव्य में कही और क्वाड सहयोग को और तेज किया जाना चाहिए। चारों देशों को इंडो पैसिफिक देशों की क्षमता बढ़ाने की जो आवश्यकता है, जो जरूरत है, वो भी उन्होंने बताई। तो जापान के विदेश मंत्री की क्या कुछ राय थी क्वाड मीटिंग में, वो इस समय हम आपको बता रहे हैं। आर्थिक सुरक्षा को उन्होंने काफी जरूरी और महत्वपूर्ण बताया। इसके साथ ही जो देश हैं उनको अपना भविष्य खुद तय करने पर जोर देते हुए जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु नजर आए। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय मजबूती और आत्मनिर्भरता बढ़नी चाहिए, सभी को आत्मनिर्भरता बढ़ानी चाहिए। क्वाड देशों के बीच में गहरे सहयोग की जो जरूरत है, जो आवश्यकता है, वो भी उन्होंने इस दौरान जाहिर की है।
और इसी बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आई, जहां भारत और अमेरिका के बीच में समझौता हुआ है। क्रिटिकल मिनरल्स पर समझौते पर ये हस्ताक्षर हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपसे कुछ देर पहले ही ये समझौते पर जो MOU है उस पर साइन हुए हैं। नई दिल्ली में ये समझौता हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर ये समझौता, और काफी अहम और महत्वपूर्ण समझौता इसे बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस समय आप तक पहुंचा रहे हैं। क्वाड की मीटिंग हुई और क्वाड मीटिंग के बाद में जॉइंट स्टेटमेंट और उसके बाद भारत और अमेरिका के बीच में ये समझौता जिस पर हस्ताक्षर हुए। नई दिल्ली में ये समझौता हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर ये समझौता, जो अपने आप में काफी अहम इस समय बताया जा रहा है। तो ये तस्वीर इस समय आपको दिखा रहे हैं। नई दिल्ली में ये महत्वपूर्ण और अहम समझौता हुआ क्रिटिकल मिनरल्स पर। अब भारत और अमेरिका के बीच में ये MOU आज साइन हुआ है। क्वाड मीटिंग और उसके बाद में इस MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे ताज़ा अपडेट के लिए। अखिलेश, क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में ये MOU साइन हुआ है, कितना महत्वपूर्ण है ये MOU? हाँ, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले साल पैक्स सिलिका पर अमेरिका ने एक सम्मेलन बुलाया था, और उस पैक्स सिलिका सम्मेलन का उद्देश्य यही था कि जो दुनिया के वो देश जो क्रिटिकल मिनरल्स के माइनिंग के में कुछ महारत हासिल करते हैं, उनके बीच में सहयोग बढ़ाया जाए। और निश्चित तौर पे उसी की कड़ी में आज भारत और अमेरिका के बीच में ये क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन और उसकी माइनिंग से संबंधित समझौता हुआ है। तो ये समझ सकते हैं कि अमेरिका को भी क्रिटिकल मिनरल्स की ज़रूरत है, भारत को भी क्रिटिकल मिनरल्स की ज़रूरत है। लेकिन भारत के पास क्रिटिकल मिनरल्स के माइनिंग की क्षमता काफ़ी अच्छी है, महारत है भारत को मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन में और माइनिंग में। तो इस मायने में मुझे लगता है कि अमेरिका और भारत का जो क्रिटिकल मिनरल्स पे समझौता हुआ है, वो दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। क्योंकि देखिए, जो अभी अब आज आगे आने वाले दिनों में जो आधुनिक तकनीक है, उन आधुनिक तकनीक में चिप्स का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है, और उस चिप्स के उत्पादन में क्रिटिकल मिनरल्स की बड़ी अहम भूमिका है। और ऐसे में क्रिटिकल मिनरल्स का सबसे बड़ा जखीरा जो है वो चीन के पास है, लेकिन उसे विकेंद्रीकरण की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक मोनोपोली बन जाना किसी देश का इस क्रिटिकल मिनरल्स जैसे मामले में तो दुनिया के लिए काफ़ी संकट की घड़ी हो सकती है। क्योंकि ऐसे समय में जब दुनिया में संघर्ष छिड़ जाते हैं, तो ऐसे में उसका एक हथियार के रूप में भी उपयोग होने लगता है। तो ऐसे में भारत और अमेरिका के बीच में जो क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर समझौता हुआ है, उसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि उसमें किस तरीके से विकेंद्रीकृत किया जाए, ताकि एक देश के मोनोपोली नहीं रहे। तो आज भारत और अमेरिका के बीच में जो समझौता हुआ है, इसमें इस बात की तस्दीक की गई है कि क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे, और फिर आगे आने वाले दिनों में क्वाड के जो अन्य देश हैं उनके साथ भी सहयोग बढ़ेगा, और पैक्स सिलिका में शामिल जो देश हैं पैक्स उन देशों के साथ भी सहयोग होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास क्रिटिकल मिनरल्स हैं, लेकिन उनके पास क्षमता नहीं है उनके दोहन की, उनके पास वो महारत हासिल नहीं है, लेकिन भारत के पास है। इसलिए अमेरिका ने भारत के साथ आज क्रिटिकल मिनरल्स का समझौता किया है। बात चल रही थी, हालांकि ये अनाउंस प्रोग्राम नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि इस बातचीत को एक निष्कर्ष पर पहुंचाने में सफलता मिल गई, और इसलिए क्वाड विदेश मंत्रियों के सम्मेलन के ठीक बाद भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने मिलकर इस क्रिटिकल मिनरल पे समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, और उसके बाद इसकी घोषणा की गई। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक का एक महत्वपूर्ण टेक ओवर यह भी है। जी, इसके साथ ही अखिलेश, जो अब से कुछ देर पहले जॉइंट स्टेटमेंट सामने आई, उसमें भी कई सारी चीजों का जिक्र किया गया कि किस तरीके से जो क्वाड देश है वो एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ाएंगे, और साथ ही पश्चिम एशिया में जो हालात हैं उनका भी जिक्र और उसको लेकर चिंता भी जाहिर की गई।
हाँ, सभी विदेश मंत्रियों ने इस बात पे चिंता जाहिर की है और जो बयान आए हैं, बयान के अलावा भी जो मुझे पता चल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के कारण जो ऊर्जा संकट पूरे दुनिया में हुआ है और ख़ास करके इंडो पैसिफिक के इलाके में जो ये ऊर्जा का संकट बढ़ा है, इस पर सभी देशों ने गंभीर चिंता जाहिर की है। और अमेरिका को भी सलाह दी गई कि इस मसले पे वो जल्द से जल्द ईरान के साथ समझौता करके एक ऐसी स्थिति में पहुँचे ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जा सके। चाहे वो विदेश मंत्री एस जयशंकर हो या ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री हो, जापान के विदेश मंत्री हो, इन सभी ने प्रमुखता से इस बात की रखा है और अपने बयान में भी उन्होंने कहा है कि ऊर्जा संकट जो है एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में, एक बहुत महत्वपूर्ण संकट के रूप में आ गया है जिससे दुनिया के सभी भी देश प्रभावित हो रहे हैं। और इस मसले पे सभी ने कहा कि जो भी निगोशिएशन की प्रक्रिया चल रही है, जो भी एक एग्रीमेंट की प्रक्रिया चल रही है, उस एग्रीमेंट का प्रक्रिया का सभी ने सहयोग किया और कहा कि जिस तरीके से ये प्रक्रिया चल रही है यथाशीघ्र इस प्रक्रिया को एक मुकाम देना चाहिए, इस प्रक्रिया को अंतिम रूप देना चाहिए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यथाशीघ्र खोला जाना चाहिए क्योंकि वह एक ऐसा इलाका है जिससे दुनिया के सभी देशों के तेल और गैस आते हैं और उसे बंद रखना मतलब ये है कि फ्रीडम ऑफ कॉमर्स पर बहुत बड़ा खतरा है। और सभी जो मांग कर रहे हैं कि चाहे वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो या फ्रीडम ऑफ कॉमर्स हो, जो इंटरनेशनल वाटर्स है उसका फ्रीडम बहुत जरूरी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्लोजर जो है उस फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ कॉमर्स के रास्ते में एक बड़ी बाधा बन के उभरा है। जी, इसके साथ ही अगर हम देखें तो 4 समुद्री लोकतंत्र है जो कि इंडो पैसिफिक के अलग अलग छोर पर है और इसलिए ये जो बैठक है ये काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। और आज के अगर एजेंडे के हिसाब से भी अगर हम देखें तो इसमें लॉजिस्टिक नेटवर्क्स, अंडर सी केबल, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर भी अपनी अपनी बात रखी गई है चारों देशों की तरफ से। हाँ, निश्चित तौर पे इसके अंदर कई ऐसे फ्रेमवर्क भी बने हैं जिसमें कि एक दूसरे का सहयोग करेंगे, खास करके मैरीटाइम जो समुद्री इलाकों से संबंधित जो जितने मामले हो सकते हैं उन सारे मामलों पे बड़ी विशिष्टता से चर्चा हुई है। और देखिए कृतिका, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो क्वाड बना था, क्वाड की एक बड़ी चिंता यही थी कि इंडो पैसिफिक जो हिंद प्रशांत का जो इलाका है वो हिंद प्रशांत का इलाका जो है भयमुक्त इलाका होना चाहिए। उस हिंद प्रशांत के इलाके में किसी का दबदबा नहीं बनना चाहिए, बल्कि उस हिंद प्रशांत के इलाके में जितने छोटे छोटे देश हैं उनकी संप्रभुता को बनाए रखते हुए जो सहयोग है उसे बढ़ाना चाहिए। तो निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं कि सबका एक इशारा है कि चीन जो मोनोपोली क्रिएट करने की इस पूरे इलाके में कोशिश कर रहा है विभिन्न तरीकों से, उस तरह की कोशिश नहीं होनी चाहिए। और क्वाड जो नेशंस हैं, क्वाड जो कंट्रीज है, वो मिलकर इन सभी देशों को इस तरीके से आपस में भी सहयोग करेंगे और जैसा कि मार्को रूबियो ने कहा कि हम अपने हित में भी काम करेंगे और दुनिया के अन्य देशों के हित में भी काम करेंगे। तो मसला पूरी तरह से साफ है कि ये जो क्वाड नेशंस हैं वो क्वाड नेशंस सिर्फ आपसी सहयोग के लिए नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों के साथ भी सहयोग करके एक भयमुक्त इंडो पैसिफिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही अखिलेश, अगर हम देखें तो क्योंकि आज की जो ये बैठक रही क्वाड की और उसमें भारत की मेजबानी रही, भारत की अध्यक्षता में ये अहम बैठक हुई, तो भारत के लिहाज से अगर हम देखें तो कितनी महत्वपूर्ण और कितनी फायदेमंद रही? देखिए, भारत के लिहाज से कहें तो भारत में पहली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक इस साल हुई है और एजेंडा तो था कि पिछले साल ही क्वाड का शिखर सम्मेलन होना था, लेकिन कई कारणों से नहीं हो पाया। आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो एक टैरिफ का एक तरीके से उन्होंने थोपा दुनिया पे, उसकी वजह से जो अनिश्चितता बनी थी उससे के चलते क्वाड शिखर सम्मेलन पिछले साल नहीं हो पाया। इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक यहाँ हुई है और इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है साल के अंत आते जो है क्वाड का शिखर सम्मेलन भी हो। और चूंकि इसका मेजबान भारत को होना है तो भारत का एक एजेंडा भी तय करना है। और आप जानते हैं कि भारत के एजेंडे में पिछले कई सालों से जब से G20 का आयोजन भारत ने किया है तो ग्लोबल साउथ भारत के एजेंडे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद हिंद प्रशांत में नौवहन की सुविधा भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत इस इलाके का सबसे बड़ा, हिंद प्रशांत इलाके का सबसे बड़ा देश है और
और इसी की वजह से हिंद प्रशांत भी इसे कहा जाता है। तो निश्चित तौर पे भारत के हित में देखें तो भारत की केंद्रीय भूमिका अगर होगी तो भारत को ये माना जाता है कि भारत जो है किसी भी देश के साथ सहयोग के जो रास्ते तय करता है वो रास्ता बिना शर्त होता है और उन देशों की ज़रूरतों के मुताबिक होता है और इससे दोनों के विन विन सिचुएशन होते हैं, दोनों को लाभ होता है। तो निश्चित तौर पे भारत के भी जो हित हैं हिंद प्रशांत के क्षेत्र में वो भारत के हित भी उसे सधेंगे और दुनिया इस इलाके के जो अन्य देश हैं उनके हित भी सधेंगे और खास करके सकारात्मक जो सहयोग है, सकारात्मक सहयोग से भारत को भी लाभ होगा क्योंकि भारत जो है जब भी संकट की घड़ी हुई है तो भारत ने दुनिया इस इलाके के देशों की सबसे आगे बढ़कर सहायता की है और वो सहायता सहयोग में तब्दील हो और खास करके क्वाड के देश मिलकर भी उस सहयोग में शामिल हो तो यह एक बहुत बड़ी ताकत बन जाता है और दुनिया के जो विकासशील देश हैं उन विकासशील देशों को भी एक सहारा मिलता है कि ये चार जो लोकतांत्रिक देश है दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देशों में इन्हें गिना जाता है। ये चार लोकतांत्रिक देश जो हैं वो मिलकर अगर इस इलाके में काम करेंगे तो निश्चित तौर पर नौवहन की सुविधा भी होगी, नौवहन की स्वतंत्रता भी होगी और कॉमर्स का जो फ्रीडम है क्योंकि 50% तकरीबन व्यापार इस हिंद प्रशांत के इलाके से होता है और इस 50% व्यापार में कोई अड़चन ना आए इस बात को सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल अखिलेश, आपके पास में वापस आएंगे लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को ऑस्ट्रेलिया के जो विदेश मंत्री हैं पेनी वोंग, उन्होंने क्या कुछ कहा है आज की इस क्वाड देशों की बैठक को लेकर वो भी एक बार बता देते हैं क्योंकि पेनी वोंग जो कि ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री हैं उन्होंने भारत को अहम वैश्विक शक्ति बताया है और इसके साथ ही उन्होंने क्वाड की तरफ से प्रशांत क्षेत्र के लिए अब तक की सबसे मजबूत प्रतिबद्धता की भी घोषणा की। खुले और स्वतंत्र इंडो पैसिफिक पर उन्होंने सीधे तौर पर जोर दिया है और साथ ही क्वाड देशों के साझा हितों की बात करते हुए ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री इस दौरान आज की इस बैठक में नजर आए। उन्होंने कहा कि मिलकर काम करने से मजबूती आती है और फिजी में एक पायलट इंपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। हमारी सामूहिक क्षमता का एक व्यवहारिक प्रदर्शन भी, प्राकृतिक आपदाओं में सहयोग का भी उल्लेख करते हुए वो इस दौरान नजर आए। Quad is today taking forward a number of new initiatives, an energy security initiative, and of course our continued work on critical minerals because we understand that secure and reliable supply chains are a precondition to economic and strategic stability. We are also today announcing the strongest ever commitment from the Quad to the Pacific through the Quad Ports of the Future Partnership, where we are launching a pilot for port infrastructure in Fiji. And I was in Fiji just a couple of weeks ago and I know how important this will be to that country. It's a practical demonstration of our collective ability to deliver high quality, resilient infrastructure in partnership with the region and in response to Pacific priorities. The outcomes we've delivered to date is that we are delivering as a collective undersea cables to all Pacific Island Forum countries, which enhances economic opportunities. We are also working together to strengthen cooperation against scam centres, particularly in Southeast Asia, building law enforcement capacity and deepening cyber cooperation. These are just some of the measures, practical measures, Quad countries are engaged in. We know we are stronger when we work together. We know we work better in partnership across our region, and we work best by listening to the priorities of our region and delivering practical outcomes to make a difference to our people's lives. तो क्वाड बैठक के बाद में ये बयान दिया गया ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री की तरफ से। उन्होंने कहा कि अब तक की सबसे मजबूत प्रतिबद्धता की भी उन्होंने घोषणा की और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सुरक्षित और भरोसेमंद जो सप्लाई चेन है आर्थिक रणनीतिक स्थिरता के लिए वो बेहद जरूरी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश भी लगातार बने हुए। अखिलेश, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो जो विदेश मंत्री की तरफ से जो बयान सामने आया है उसमें यह भी कहा गया कि क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर की घोषणा उनकी तरफ से की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि इंपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। अखिलेश। हाँ, देखिए निश्चित तौर पे अगर कहें कि पिछले एक साल में जो पूरी दुनिया में जो एक हलचल मची थी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, और उसके बाद यह सबसे सकारात्मक बैठक आप बोल सकते हैं कि अमेरिका
भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की हुई है। और अभी तक जितने अमेरिका की जितनी बैठकें जिन देशों के साथ हुई है उसमें सबसे ज़्यादा सकारात्मक और एक्शन ओरिएंटेड ये बैठक हुई है। और उस मसले पे अगर आपने देखा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर हों या ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री हों, जापान के विदेश मंत्री हों या अमेरिका के विदेश मंत्री हों, सारे ने एक स्वर से इस बात की कोशिश की है, इस बात का संदेश देने की कोशिश की है कि क्वाड जो है पुराने फॉर्मेट में जिस तरीके से क्वाड एक साल पहले आप कह सकते हैं कि एक सहयोग के एक प्रतिमान के रूप में आगे बढ़ रहा था, जिसमें कि अड़चने आनी शुरू हुई। पिछले एक साल से काफी अड़चने हुई, लेकिन अब क्वाड लगता है कि फिर से बैक टू द बेसिक पहुंचा है। और जिन उद्देश्यों को लेकर क्वाड का गठन हुआ था, जिसमें कि सुरक्षा की बात भी थी, जिसमें सहयोग की भी बात थी, और उसमें यह भी बात थी कि जो अन्य देशों को भी सहयोग किया जाए, चाहे वो शिक्षा का सहयोग हो, चाहे वो तकनीक का सहयोग हो, चाहे वो क्रिटिकल मिनरल्स का सहयोग, एक नया इसमें आयाम जुड़ा है। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री, जापान के विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री सबने एक स्वर से अब नई परिस्थितियों के बारे में सोचना शुरू किया है। जो हलचल मची थी टैरिफ वार की वजह से डोनाल्ड ट्रंप के, लगता है कि उसको रियलाइज करके अमेरिका भी इस बात को अब नए तरीके से शुरू करना चाहता है, सहयोग का नया अध्याय लिखना शुरू करना चाहता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। तो क्वाड जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, आखिर वो है क्या, कब वो शुरू हुआ, एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं कि आखिर क्वाड क्या है। क्योंकि क्वाड की अगर हम बात करें तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसका पूरा नाम है, QUAD, और इसमें 4 देशों का एक ये रणनीतिक समूह है। 4 देश जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देशों का ये पूरा समूह है। और इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो क्वाड की शुरुआत हुई थी साल 2007 में, और उस दौरान जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की तरफ से ये पहल की गई थी। साल 2004 की सुनामी क्वाड की जो है वो नींव बनती हुई नजर आई थी, और तब ये पूरा समूह बना था, जिसके बाद में पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो हर साल क्वाड की बैठक होती है, जिसमें जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, उनको लेकर जिक्र किया जाता है, और उसमें सब देश जो है आपस में एक साथ मिलकर नजर आते हैं। और डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। मास्टर जी, नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी, 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी CEPA के इस साल के अंत तक होने की उम्मीद है, और ये कहना है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का। कनाडा के दौरे पर पीयूष गोयल ने वहां के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दी। उनकी हाल की भारत यात्रा को स्नेहपूर्वक याद किया, जिसने भारत कनाडा साझेदारी को एक नई गति और नया आत्मविश्वास प्रदान किया है। पीयूष गोयल ने कनाडा के कृषि और कृषि खाद्य मंत्री हीथ मैकडॉनल्ड के साथ एक बैठक भी की। पीयूष गोयल ने कहा कि द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने पर भविष्योन्मुखी चर्चाएं की और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के शीघ्र निष्कर्ष के प्रति आशावाद व्यक्त किया, जो दोनों राष्ट्रों के लिए विकास और समृद्धि के नए रास्ते खोलेगा। वहीं अमेरिका और ईरान में चल रहे शांति समझौते को लेकर वार्ता के बीच अमेरिका ने दक्षिणी ईरान पर एक बार फिर से हमला कर दिया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने जानकारी दी कि अमेरिका सेना ने
दक्षिणी ईरान में मिसाइल साइटों और जो बारूदी सुरंगें हैं वो बिछाने की कोशिश कर रही नावों पर यह हमला किया है। यूएस सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता टिम हॉकिंस ने इसे आत्मरक्षा में किए गए हमला बताया। जानकारी ये भी है कि यह हमला तब हुआ जब युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत करने के लिए ईरान के शीर्ष वार्ताकार दोहा पहुंचे थे। इन हमलों के बारे में ज्यादा जानकारी अभी तक फिलहाल नहीं दी गई है। हालांकि इतना जरूर बताया गया कि जिन जगहों को निशाना बनाया गया उनमें मिसाइल लॉन्च साइटें और बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही नावें शामिल थीं। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के संवर्धित यूरेनियम को लेकर भी एक बड़ा बयान जारी किया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान को अपना न्यूक्लियर डस्ट यानी संवर्धित यूरेनियम तुरंत अमेरिका को सौंपना होगा। उन्होंने कहा कि इस यूरेनियम को या तो अमेरिका ले जाकर नष्ट किया जाएगा या फिर दोनों देशों की सहमति से किसी दूसरी जगह पर दूसरी जो तय जगह होगी वहां पर खत्म किया जाएगा। ट्रंप के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जैसी संस्था की मौजूदगी और निगरानी भी जरूरी होगी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश भर में इंटरनेट सेवा बहाल करने का आदेश दिया है। ईरानी अधिकारियों ने 87 दिनों से ज्यादा समय से देश भर में इंटरनेट बंद कर दिया था और जानकारी के अनुसार अमेरिका ईरान संघर्ष के दौरान इन प्रतिबंधों ने आम नागरिकों की सूचना तक पहुंच को बाधित किया, साथ ही इंटरनेट पर निर्भर व्यवसायों को भी प्रभावित किया। अफ्रीका के कुछ हिस्सों में एबोला के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीजीसीए ने एयरलाइंस और एयरपोर्ट के लिए नई एसओपी जारी की है। नई गाइडलाइन के तहत कांगो, युगांडा जैसे एबोला प्रभावित देशों से आने या फिर वहां से होकर गुजरने वाले सभी यात्रियों को अनिवार्य स्वास्थ्य जांच से गुजरना होगा। इसके साथ ही यात्रियों को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। डीजीसीए ने एयरलाइंस को फ्लाइट के दौरान खास अनाउंसमेंट करने के भी निर्देश दिए और यात्रियों को बताया जाएगा कि अगर उन्हें बुखार, कमजोरी और उल्टी जैसे लक्षण महसूस हो तो तुरंत क्रू मेंबर और एयरपोर्ट हेल्थ टीम को जानकारी दें। डीजीसीए ने यह भी कहा कि भारत आने के बाद अगर 21 दिनों के भीतर ऐसे लक्षण दिखाई दें तो यात्री तुरंत अस्पताल जाएं और एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिस को इसकी सूचना दें। इबोला बीमारी में शुरुआती पहचान बेहद जरूरी मानी जाती है। एयरलाइनों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि उनके पास मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर के पर्याप्त भंडार हों। और इसी बीच बुलेटिन में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। घिसते, तोड़ते, कुटते, गिरते, नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, एमडीएच शाही पनीर मसाला। पनीर हो गया मस्त बना डाला। एमडीएच का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच सच एमडीएच। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुलमर्ग की घटना में जिस तरह से सुरक्षा बलों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया उसकी तारीफ की। दरअसल जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार सेवा में तकनीकी खराबी आने की वजह से 65 केबल कार बीच हवा में फंस गई थी, जिसमें लगभग 310 पर्यटक सवार थे। घटना के बाद सेना ने बड़े स्तर पर राहत और बचाव अभियान चलाया। सेना, पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की संयुक्त टीमों ने 6 घंटे से अधिक समय तक चले इस ऑपरेशन के बाद सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। आर्मी की वजह से कुछ ही देर में ऑपरेशन शुरू हुआ और सेना के ट्रेंड जवानों ने लोगों को सुरक्षित वहां से बाहर निकाला।
वित्त मंत्रालय ने रिपोर्टिंग एंटिटीज जैसे बैंक, म्यूचुअल फंड, विदेशी मुद्रा डीलर और रजिस्ट्रार को वित्तीय लेन देन की जानकारी सही और समय पर दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने कहा कि गलत पैन, डुप्लीकेट एंट्री और ट्रांजैक्शन वैल्यू में गड़बड़ी जैसी त्रुटियां टैक्स पेयर्स के लिए परेशानी बन सकती हैं। मंत्रालय के मुताबिक एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए एसएफटी रिपोर्टिंग में सटीकता बेहद जरूरी है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 मई 2026 तय की गई है। These errors directly impact the AIS information visible to taxpayers. Proper PAN verification before filing is extremely important. Another common problem is incorrect transaction reporting, including wrong transaction values, duplicate entries, incorrect report serial numbers, or improper apportionment in joint transactions. Careful reconciliation and verification can prevent these mistakes. Poor data quality also affects SFT accuracy. Incomplete fields, inconsistent account details, incorrect dates, and mismatched information often lead to reporting defects. Strong internal quality checks are essential before submission. Many reporting entities use external agencies or consultants for filing support. However, the ultimate responsibility for data accuracy always remains with the reporting entity. Every submission must be properly reviewed and validated before filing. Certain reportable transactions are also missed due to incorrect interpretation of reporting requirements, especially threshold-based transactions, joint transactions, and property-related reporting. Regular staff training and awareness are critical. Timely, accurate, and complete SFT reporting improves taxpayer experience, reduces grievances, and strengthens trust in the AIS ecosystem. Every reporting entity plays an important role in building a transparent and reliable tax administration system. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों को एक चिट्ठी लिखी है और आग्रह किया है कि 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा को निष्पक्ष ढंग से सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए सहयोग दें। धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों को पत्र लिखकर ये अनुरोध किया है। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में पड़ रही भीषण गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए उनमें उम्मीदवारों की सुविधा के लिए परीक्षा केंद्रों पर सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया है। इसमें लिखा है कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षित पेयजल, बैठने की पर्याप्त व्यवस्था, चालू पंखे, कूलर, साफ शौचालय, छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र, निर्बाध विद्युत आपूर्ति और आवश्यकता पड़ने पर पोर्टेबल शौचालय जैसी सुविधाएं भी शामिल हों। शिक्षा मंत्री ने सभी राज्य सरकारों से यह आग्रह भी किया कि परीक्षा के दिन 21 जून को अभ्यर्थियों के लिए पर्याप्त परिवहन सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। नीट यूजी परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक होने की खबरों के बाद एनटीए ने इसे रद्द किया था और 21 जून को पुनर्परीक्षा कराने की घोषणा की गई थी। साल 2014 में आज ही के दिन भारतीय राजनीति और लोगों दोनों के जीवन में एक परिवर्तनकारी युग का आगाज हुआ था। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की कमान संभाली थी और उन्हें प्रधानमंत्री पद संभाले 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस दौरान देश में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन भी देखने को मिल रहे हैं। आइए ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 26 मई 2014 ये वो तारीख है जिसने भारतीय राजनीति की दिशा और दशा बदल दी। 12 साल पहले 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के साथ ही भारत की विकास यात्रा में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। करीब 13 साल तक मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाने के दम पर देश की जनता ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया था। देश में 30 साल के लंबे इंतजार के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल की। भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर 2014 का चुनाव लड़ा था, जिसमें उसे कुल 282 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई। बीते 12 साल में भ्रष्टाचार पर प्रहार से लेकर
आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने तक और अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव से लेकर लोगों को योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने तक प्रधानमंत्री मोदी ने देश और नागरिकों के हित को ध्यान में रखते हुए अनेक बड़े कदम उठाए हैं। उनकी इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि आज 140 करोड़ नागरिकों में देश के भविष्य को लेकर सकारात्मक ऊर्जा साफ देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सबका साथ सबका विकास इस मंत्र को ध्यान में रखते हुए अनेक योजनाओं की शुरुआत हुई। मेक इन इंडिया पहल के साथ स्वदेशी तौर पर विनिर्माण को बढ़ावा मिला, तो वहीं स्वच्छ भारत मिशन ने भी एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लिया। इसके तहत देश में 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ, जिसके जरिए अनेक ग्रामीण इलाकों में महिलाओं का सम्मान सुनिश्चित हुआ। साथ ही 2015 में शुरू हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत लिंगानुपात और बालिकाओं का सशक्तिकरण भी जन आंदोलन बन गया। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, मुद्रा योजना, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आयुष्मान भारत, वोकल फॉर लोकल, उज्ज्वला योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम स्वनिधि, पीएम आवास और जल जीवन मिशन जैसी अनेक पहलों ने नागरिकों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने का काम किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने समय समय पर देश हित में कड़े फैसले लेने में भी कोई संकोच नहीं किया। उन्होंने राजनीतिक चिंताओं से ऊपर उठकर राष्ट्र की भलाई के लिए कई मुश्किल कदम उठाए। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक, 2026 में ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई के तहत पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने पाक समर्थित आतंक के खिलाफ नई लक्ष्मण रेखा खींची। इसके अलावा 2017 में भारत ने जीएसटी जैसा क्रांतिकारी कर सुधार लाकर आर्थिक बदलाव की नई इबारत लिखी। साथ ही 5 अगस्त 2019 को पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का दूरदर्शी निर्णय लिया, जिससे वहां गरीबों और वंचितों के अधिकार बहाल हुए और जम्मू कश्मीर में शांति और विकास की नई हवा चली। वहीं 2019 में 3 तलाक के उन्मूलन के लिए कानून लाकर सरकार ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी के इन्हीं फैसलों का नतीजा है कि देश की जनता ने उन पर 2019 में दूसरी बार और 2024 में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में भरोसा जताया। इन 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए नागरिक हितैषी प्रशासन बनाने की दिशा में भी क्रांतिकारी बदलाव हुआ है। आम लोगों के जीवन को सरल बनाने के लिए जन विश्वास विधेयक जैसे अनेक कदम उठाए गए हैं। साथ ही भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। यह पीएम मोदी के ही प्रयासों का नतीजा है कि आज देश के नागरिक विकसित भारत के उनके सपने को लेकर उत्साह के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 26 मई 2015 ये वो दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीडी किसान चैनल का शुभारंभ किया, जो एक ऐसा मंच जिसने खेती किसानी को सिर्फ खेत तक सीमित नहीं रखा, बल्कि किसानों को जानकारी, नई तकनीक और जागरूकता से जोड़ने का भी काम किया है। आज डीडी किसान अपने स्थापना दिवस के 11 साल पूरे कर रहा है और हमारे सहयोगी शमीम अख्तर की ये विशेष रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं चाहता हूं इस किसान चैनल के माध्यम से उनके खेतों का लाइव टेलीकास्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खेत से ही हो सकता है। मेरे किसान का भाग्य खुल जाएगा और इसलिए मैं आज इस किसान चैनल के माध्यम से आपने एक जो नई शुरुआत की है, देश के गांव गरीब किसान को जोड़ने का प्रयास किया है, जिसे मैं आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ना चाहता हूं, मैं जिसे सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना चाहता हूं, जिसको अपना भविष्य बनाने का रास्ता बनाने के लिए तैयार करना चाहता हूं, उस काम को हम सफलतापूर्वक करेंगे। उसी एक विश्वास के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। खेती सिर्फ अन्न उत्पादन का माध्यम नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव है। और इसी सोच के साथ 26 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीडी किसान लॉन्च किया था। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान एक ऐसा चैनल जिसने किसानों को खेती, मौसम, मंडी भाव और नई तकनीकों से जोड़ने का काम किया। डीडी किसान ने खेती को सिर्फ खबरों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि किसानों की समस्याओं, सफलताओं और नए प्रयोगों को भी देश के सामने रखा। हमारे लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है कि हमारा डीडी किसान 11 साल
पूरा कर रहा है। 2015 में मई के महीने में ये शुरू हुआ था। देश का एकमात्र चैनल जो किसानों को, कृषि विकासों को और उसी संबंध उस एरिया के बारे में बात करते हैं, उसके लिए डेडिकेटेड है। समय के साथ डीडी किसान भी बदला। अब टीवी के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया के जरिए भी किसानों तक पहुंच बनाई जा रही है, ताकि खेत में मौजूद किसान भी मोबाइल पर तुरंत जानकारी हासिल कर सके। यही नहीं, तकनीक के इस नए दौर में डीडी किसान ने एआई तकनीक को भी अपनाया है। चैनल के एआई एंकर्स कृषि और भूमि, खेती किसानी से जुड़ी जानकारी को नए और आधुनिक अंदाज में दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। गत 11 वर्षों में हमने विविध कार्यक्रमों के माध्यम से लैब में होने वाले उन प्रयोगों को लैंड तक ले जाने का कार्य किया है। इसमें विविध जगहों पे विविध तरह की जानकारियाँ देना हुआ, चाहे किसानों को अपनी सरकार की योजनाओं से जोड़ने का कार्य हुआ, इन सबको हमने मन से किया है। और आने वाले वर्षों में भी हम कुछ नए प्रयोगों के साथ और नए कार्यक्रमों के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। किसानों की आवाज, खेती की नई तकनीक और गांव की असली तस्वीर। पिछले कई वर्षों में डीडी किसान ने सिर्फ खबरें दिखाने का काम नहीं किया, बल्कि देश के अन्नदाताओं की उम्मीदों, संघर्षों और सफलताओं को भी एक मंच दिया है। कैमरा पर्सन सौरभ बख्शी के साथ मैं शमीम अख्तर, डीडी न्यूज, दिल्ली। पंजाब में आज 8 नगर निगमों सहित 103 नगर निकायों के चुनाव हो रहे हैं। मतगणना 29 मई को होगी। नगर निकायों के 1896 वार्ड में मतपत्रों के माध्यम से ये मतदान इस समय हो रहा है और सुबह 8 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक जारी रहेगा, जिसमें मोहाली, बठिंडा, अबोहर, बरनाला, कपूरथला, मोगा, बटाला और पठानकोट, इन 8 नगर निगमों में ये चुनाव हो रहे हैं। इसके अलावा 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए भी मतदान जारी है। सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी ने सबसे अधिक 1801 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने 1550 और भारतीय जनता पार्टी के 1316, शिरोमणि अकाली दल के 1251 और बहुजन समाज पार्टी के 96 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। स्थानीय निकाय चुनावों में कुल 7555 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से 1528 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 740 बूथ को संवेदनशील और 275 को अति संवेदनशील घोषित किया गया। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए स्थानीय निकाय चुनाव बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले हो रहे हैं। और अब बात करते हैं मौसम की, जहां मौसम विभाग ने आज दिल्ली में हीट वेव के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में लू की स्थिति कल तक जारी रहने की संभावना जताई है और अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल रही है। तो वहीं छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। गंगा के मैदानी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र, कच्छ और तमिलनाडु में भी आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तो इस समय लू चल रही है, लेकिन ये लू आखिर कब जानलेवा हो जाती है वो भी आपको बता दें, जिससे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना और अपने जानने वालों का ध्यान रखें। दरअसल जैसे ही मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी होता है तो ऐसे समय पर आपको सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। और अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर कुछ सिम्टम्स आते हैं, कुछ लक्षण आते हैं, जैसे सांस लेने में तकलीफ हो, सिर दर्द हो या फिर चक्कर आ रहे हैं या जी मिचलाना है, अगर इस तरीके के लक्षण सामने आते हैं तो ज़रूरी है कि आप समय रहते ही डॉक्टर से कंसल्ट करें। और साथ ही शरीर में ऑक्सीजन का लेवल अगर कम हो रहा है तो ऐसे में भी ये चांसेस हैं कि आपको लू लगी हो। अगर आपका जो बस गर्मी में आने पर और पसीना आना बिल्कुल बंद हो जा रहा है तो ये भी लू के ही लक्षण पाए जाते हैं। त्वचा छूने में बहुत गर्म और लाल महसूस हो रही है, अगर आपको शरीर में पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो रही है तो हो सकता है कि आपको लू लगी हो। और ऐसे लक्षण जैसे ही आपको नजर आते हैं खुद के अंदर या किसी भी एक अनजान शख्स में भी, तो तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें।
इसके साथ ही कुछ और लक्षण भी है, जैसे ब्लड प्रेशर का अचानक से गिर जाना, दमा या फिर दिल के मरीजों के लिए भी ये बेहद खतरनाक है। और अगर जरा सी भी भ्रम की स्थिति अगर पैदा होती है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। कोई व्यक्ति अगर साफ बोल नहीं पा रहा या फिर उसको बेहोशी हो रही है या फिर फिट्स यानी कि दौरे आ रहे हैं, तो ऐसे लक्षणों को आप नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। तुरंत जल्द से जल्द आप उसे डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसको डॉक्टर को दिखाएं और पानी ज़रूर पीते रहें जिससे कि आप डिहाइड्रेट रहें। लेकिन अगर आपके सामने कोई ऐसा शख्स आता है जो कि इन सभी लक्षणों से जूझ रहा है, तो ऐसे में इस जानलेवा स्थिति में आपको क्या कदम उठाने हैं, क्या आप कर सकते हैं उस वक्त, वो भी आपको बता दें, क्योंकि ऐसे वक्त में बहुत ज़रूरी है प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार तुरंत आपको करना है, आपातकालीन चिकित्सा सहायता आप तुरंत लें। और जो भी व्यक्ति है जिसको लू लगी है या ऐसे लक्षण जिस व्यक्ति के अंदर आ रहे हैं, उस व्यक्ति को ठंडी और साथ ही छायादार जगह पर आप उसे तुरंत लिटाएं। उस व्यक्ति को आप ORS का घोल भी दे सकते हैं और ठंडा पानी भी दे सकते हैं, और साथ ही शरीर पर ठंडा पानी आप डालें। ठंडे पानी की पट्टियां आप उसके ऊपर रखें, स्पंज रखें, जिससे कि उसके शरीर का जो तापमान है वो थोड़ा सा कम हो। साथ ही शरीर का तापमान कम करने की आप अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करें। तो ये तो बात रही कि जब आपको अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर इस तरीके के लक्षण मिलते हैं तो आपको प्राथमिक उपचार कैसे करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले प्राथमिक उपचार करें और उसके बाद में किसी डॉक्टर को आप दिखाएं। तो प्राथमिक उपचार आपको क्या करना है वो हमने आपको बताया, लेकिन आप खुद और अपने जानने वालों को कैसे लू से बचा सकते हैं, उसके लिए क्या कुछ गाइडलाइंस इस समय जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से, वो भी आपको बता देते हैं कि लू से आखिर कैसे बचा जा सकता है। दोपहर 12 बजे से लेकर के 5 बजे तक के बीच में आप बिल्कुल भी अपने घर से बाहर ना निकले, स्लीवलेस कपड़े ना पहने, पूरे शरीर को आप ढककर रखें। ऐसे कदम आप जरूर उठाएं। और साथ ही जब भी आप बाहर निकल रहे हैं, धूप में निकल रहे हैं, तो छाते का इस्तेमाल जरूर करें, और अगर छाता नहीं है तो सिर को आप सफेद रंग के कपड़े से जरूर ढकें। SPF 50 क्षमता वाली सनस्क्रीन का आप इस्तेमाल अपने त्वचा के लिए कर सकते हैं। तो ये तमाम उपाय आप लू से बचने के लिए कर सकते हैं। पानी का आप इस्तेमाल करते रहें, आप पानी लगातार पीते रहें, 27 डिग्री तापमान पर AC सेट करके रखें और पंखा भी चला कर रखें। कोल्ड ड्रिंक शरीर को ठंडा नहीं रखती, बल्कि कोल्ड ड्रिंक से डिहाइड्रेशन होता है। तो ऐसे में शरीर को हाइड्रेट रखना बेहद ज़रूरी है। पानी आप ज़रूर पीते रहें, आप नारियल पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर घंटे 1 गिलास पानी पीना बेहद ज़रूरी है। दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी आप ज़रूर पिएं। और गर्मी में अल्कोहल या फिर कैफीन का इस्तेमाल भी ना करें। ज़्यादा चिकनाई वाले पदार्थों से भी आप दूर रहें, बाहर जो खाना मिलता है उससे भी आप दूर रहें। भोजन की मात्रा भी कम रखें और खाना खाकर या फिर भूखे पेट तुरंत बाहर बिल्कुल ना जाएं। तरल पदार्थ जितना हो सके उतना ज़्यादा अपने शरीर को आप तरल पदार्थ दें। तेज़ गर्मी अगर आपको लगती है लेकिन पसीना नहीं आता तो आप अलर्ट हो जाइए और जल्द से जल्द तुरंत ही आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। तो ऐसे में जानलेवा लू से आप बच सकते हैं। ये तमाम उपाय आपको ज़रूर अपनाने चाहिए और गर्मी के इस मौसम में खुद को और अपने जानने वालों को बचा कर रखें। इसी के साथ आज के त्यौहार की अगर हम बात करें तो ज्येष्ठ दशहरा पर्व पर भीषण गर्मी और झुलसाने वाली धूप के बीच भी राजघाट पर श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया है। अयोध्या से लेकर प्रयागराज तक लोग नदियों में स्नान के लिए उमड़े। सुबह से ही शुरू हुआ स्नान दोपहर बाद तक जारी है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो आज गंगा दशहरा का ये पर्व है और पुण्य स्नान जो है वो आज सुबह से ही शुरू हो चुका है। काफ़ी संख्या में लोग स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। पुरुषोत्तम मास के दूसरे मंगलवार को आज श्रद्धालु अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। भीषण गर्मी है लेकिन इनकी आस्था में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही। और वहीं केंद्र सरकार ने देश के खेल प्रशासन ढांचे को मजबूत और पारदर्शी बनाने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के तहत 2 नए नियम अधिसूचित किए हैं। इनमें राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 और राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण नियम 2026 इसमें शामिल है। इन नियमों का उद्देश्य देश में खेलों के संचालन, विवाद निपटारे और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी, तेज और प्रभावी बनाना है। सरकार द्वारा जारी नियमों के तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड में 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। ये बोर्ड देश के राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता देने और उनके प्रशासनिक, वित्तीय तथा नैतिक मानकों की निगरानी करेगा। वहीं राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण को खेल संबंधी विवादों के निपटारे के लिए एक स्वतंत्र और विशेष निकाय के रूप में स्थापित किया गया है।
नए नियमों में डिजिटल व्यवस्था पर भी विशेष जोर दिया गया है। इसके तहत एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा जहां विवाद दर्ज करने, दस्तावेज जमा करने और सुनवाई की प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से पूरी की जाएगी। इसके साथ ही वर्चुअल सुनवाई, ऑनलाइन आदेश और रिकॉर्ड के डिजिटल रखरखाव की भी व्यवस्था की गई, जिससे पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुगम बन सके। सरकार का मानना है कि ये नया ढांचा खेल प्रशासन में एक बड़ा सुधार साबित होगा और खिलाड़ियों के हितों की रक्षा के साथ साथ विवादों के त्वरित समाधान में अहम भूमिका निभाएगा। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में भारत के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। लक्ष्य पहले मैच में चीन के लू गुआंग से खेलेंगे। वो ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में खिताब जीतने के करीब पहुंचकर फाइनल में हार गए थे। महिला एकल में 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु पहले दौर में इंडोनेशिया की खिलाड़ी से भिड़ेंगी। पीवी सिंधु थाईलैंड ओपन में क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी। एशिया चैंपियनशिप उपविजेता और थॉमस कप में कांस्य पदक जीतने में अहम भूमिका निभाने वाले आयुष शेट्टी को मुश्किल ड्रॉ मिला है। आयुष पहले दौर कनाडा के विक्टर लाई से खेलेंगे, जिन्होंने पिछले साल विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया था। पुरुष युगल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी अपने खिताबी सूखे को समाप्त करने के इरादे से उतरेंगे। पिछली कई प्रतियोगिताओं में उपविजेता रहने वाली इस भारतीय जोड़ी का सामना अमेरिका के चैन जी यी और प्रेस्ली स्मिथ से होगा। गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंचने के इरादे से आज क्वालिफायर 1 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला धर्मशाला में खेला जाएगा। जो भी टीम ये मैच जीतेगी वो फाइनल का टिकट कटा लेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 के जरिए फाइनल में पहुंचने का दूसरा मौका भी मिलेगा। लीग चरण में दोनों टीमों ने 9-9 जीत हासिल की थी और शीर्ष 2 में फिनिश किया था। इसके साथ ही इस सीजन में दोनों टीमों की 2 भिड़ंत में दोनों को 1-1 जीत मिली थी। आरसीबी ने एक बार 2006 का लक्ष्य 7 गेंद शेष रहते हुए हासिल किया, तो वहीं दूसरी बार वो 155 पर ही सिमट गए। बेंगलुरु का शीर्ष क्रम को इस मुकाबले में गुजरात के इनफॉर्म गेंदबाज कगिसो रवाडा और मोहम्मद सिराज का सामना करना पड़ेगा। वहीं आरसीबी के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड का रिकॉर्ड गुजरात के शीर्ष बल्लेबाजों के खिलाफ काफी प्रभावशाली रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।